हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वीडियो सीरीज चल रही उसका लेक्चर नंबर 7 कंडक्ट करेंगे। साथियों, इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट 20 MCQs टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और उन सभी साथियों से जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो उन्होंने अगर इसके पहले की जो 6 वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो उनको ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी, या कह सकते हैं उन्हें ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो इस लेक्चर का पहला प्रश्न देखिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि केले का बीज रहित होने का क्या कारण है। तो साथियों, जो बनाना है ये सीडलेस होता है, तो सीडलेस होने का क्या कारण है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये द्विलिंगाश्रयी होता है, ये इसका कारण हो सकता है, एपोमिक्सिस इसका कारण हो सकता है, या पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, या पार्थेनोकार्पी हो सकता है। तो साथियों, इसका जो एग्जैक्ट जो सही कारण है वो आपका पार्थेनोकार्पी होना जो है आपका इसका सीडलेस होने का जो प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो केला है, केला सीडलेस है, इसका जो सबसे जो प्रमुख जो कारण है वो आपका इसका पार्थेनोकार्पी होना इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने में से उद्यान मटर की किस्म है। तो जो गार्डन पी होती है उसकी एक वैरायटी पूछ रहा है इसमें। तो वो वैरायटी है अर्पणा है, या रचना है, या सपना है, या हिसार हरित वन है। तो साथियों, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट है, हिसार हरित वन। ये जो वैरायटी है आपकी गार्डन पी की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ऑप्शन नंबर आपका 4th आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मटर में किस प्रकार का पॉलिनेशन यानी परागण देखने को मिलता है। तो साथियों, जो मटर है वो आपकी जो है कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल क्रॉप होती है, या उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मटर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण देखने को मिलता है। और क्लेस्टोगेमस, ये इसका जो फ्लावर होता है क्लेस्टोगेमस टाइप का होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण देखने को मिलता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है। जो चने के जो ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, प्रोटीन का परसेंटेज क्या होता है। ऑप्शन है कि 20% होता है, या 21.1% होता है, 22.5% होता है, या 25% होता है। तो साथियों, इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है, 21.1% देखने को मिला है। जो चना है, चने के दानों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका 21.1% देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है चिकपी के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है। तो साथियों, जो चिकपी है एक क्रॉप जो इसमें ऑप्शंस में दिया गया है उसका एक कह सकते हैं उसका एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में चिकपी के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी क्रॉप है, अरहर को बोला जाता है। तो साथियों, अरहर को बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उड़द को बोला जाता है, या मटर को बोलते हैं, या चना को बोला जाता है। तो साथियों, जो चिकपी है ये चने का जो है नाम है। चिकपी के नाम से चने को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का 4th आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चिकपी जो टर्म है आपका चने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है चने की प्रमुख व्याधि यानी डिजीज़ है। जो चना है, जो आपका ग्राम है जिसे हम चिकपी के नाम से जानते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन सी है। तो साथियों, वो है आपका उगठा है, या झुलसा है, या पाउडरी मिल्ड्यू है। तो साथियों, जो पहले और 2 ऑप्शन है आपका उगठा और झुलसा, ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ हैं जो चने में पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों, या कह सकते हैं 1 और 2 ऑप्शन जो है आपका उगठा और झुलसा वाले, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है धान की SRI मेथड में, जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो सिस्टम जो धान की जो नर्सरी जो है लगाने की एक मेथड है। तो धान की SRI विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर आवश्यक होता है। तो 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इस मेथड में SRI मेथड में जो है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर आवश्यक होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य धान व SRI विधि में क्रमशः पौधों की दूरी रखी जाती है। जब हम SRI मेथड से जो है कह सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, या फिर हम जब जनरली जो है आपका जो है सामान्य जो है धान लगाते हैं, तो इनमें जो है स्पेसिंग क्या रखी जाती है। तो साथियों, ऑप्शन दिए गए हैं कि 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं, या अब देखिए इसमें पहले दिया गया है सामान्य का दिया गया है, तो ये आगे जो लिखा है सामान्य का है, और इधर दिया गया है SRI मेथड का। ठीक है, तो 30 × 10 सेंटीमीटर और 25 × 10 सेंटीमीटर। तो सामान्य का कह रहा है कि 30-10 और SRI कह रहा है 25-10। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि सामान्य में 30-10 और जो SRI मेथड है उसमें 25-15। सामान्य में 20-10 और SRI में 25-10, और सामान्य में 20-10 और SRI में 25-25। ठीक है, तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4th आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो सामान्य धान है
इसमें 20-10 और जो है SRI मेथड में 25x25 रखा जाता है। जो सामान्य धान है इसमें थोड़ा सा हम पास लगाते हैं। SRI मेथड में जो ट्रिलिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर रखते हैं हम। सामान्य धान की तुलना में जो है SRI मेथड में थोड़ा सा स्पेसिंग को थोड़ा दूर रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सामान्य धान में 20-10 और SRI मेथड में आपका 25x25 रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है। जो अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है ये किस क्रॉप के लिए, किस फसल के लिए सुटेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र माना जाता है। तो साथियों मूंगफली के लिए माना जाता है, या धान के लिए, या गन्ना के लिए। तो धान वाला तो सबको पता होगा, लेकिन साथियों इसके साथ साथ मूंगफली और गन्ना ये दोनों भी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसलिए चौथा ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त सभी मूंगफली, धान, गन्ना ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, इनमें नाइट्रोजन उर्वरक के लिए हम अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है धान की फसल का जैव उर्वरक है। तो धान की फसल में जो बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है तो साथियों वो क्या है, एजोला है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है, या एजोला एनावीना है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सारे के सारे जो है आपका एजोला भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इस्तेमाल करते हैं, एजोला एनावीना भी इस्तेमाल करते हैं। तो सारे के सारे जो इसमें बायो फर्टिलाइजर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब के सब इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। तो धान की फसल में जो नाइट्रोजन उर्वरक डालते हैं वो किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आक्सीकृत क्षेत्र में, अपचयित क्षेत्र में, या दोनों ही क्षेत्रों में, या दोनों में नहीं। तो साथियों इसमें जो धान की फसल में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को एप्लीकेशन करते हैं वो अपचयित क्षेत्रों में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका अपचयित क्षेत्र, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे साथियों को पता भी होगा इसका सही ऑप्शन। थोड़ा सा इसको और आगे कर लें। तो धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो साथियों ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यूटाक्लोर है, इनल्फास है, या प्रोपेनिल है। नीचे दिया गया ऑप्शन चौथा है बेंथियोकार्ब। तो चौथा जो ऑप्शन है वो बेंथियोकार्ब है। चौथा जो ऑप्शन है वो बेंथियोकार्ब है। तो साथियों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ब्यूटाक्लोर जो हेर्बिसाइड है, जो शाकनाशी है, ये धान की फसल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूटाक्लोर को इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, धान की फसल में डेड हार्ट और वाइट ईयर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं तो किस इंसेक्ट के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। डेड हार्ट और वाइट ईयर जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर क्या बोलेंगे, सिम्टम्स बोलेंगे, लक्षण किस कीट से उत्पन्न होते हैं। तो साथियों इसको उत्पन्न करने वाला जो इंसेक्ट है वो आपका है पीला तना छेदक, या येलो स्टेम बोरर से कहते हैं। ना तो गंधी बग है और ना ही आपका धान का हिस्सा है, ना धान का भूरा फुदका है, इसे ब्राउन प्लांट हापर कहते हैं। और ये आपका पीला तना छेदक है, येलो स्टेम बोरर इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान के खेत में हापर बर्न लक्षण किस कीट के प्रभाव से होते हैं। तो साथियों हापर बर्न जो है करेक्टर, ये किस इंसेक्ट के सिम्टम्स माने जाते हैं। तो ये ग्रीन लीफ हॉपर है, या फिर आपका ब्राउन प्लांट हॉपर है, या गंधी बग है, या धान का हिस्सा है। तो साथियों ये आपका ब्राउन प्लांट हॉपर, ये आपका हॉपर बर्न टाइप के सिम्टम्स को उत्पन्न करता है, या इस तरीके के सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, हॉपर बर्न वाले जो सिम्टम्स होते हैं ये ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धान की फसल में ग्रासी स्टंट व टुंगरो डिजीज़। तो टुंगरो डिजीज़ तो बहुत कॉमन है, तो साथियों को पता ही होगा। टुंगरो डिजीज़ ये आपका वायरल डिजीज़ है। ग्रासी स्टंट के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं ये फाइटोप्लाज्मा से तो नहीं उत्पन्न होता है। तो साथियों टुंगरो और ये ग्रासी स्टंट दोनों ही आपके वायरल कह सकते हैं कि वायरस के द्वारा फैलने वाले क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वायरस दोनों ही आपका ग्रासी स्टंट और टुंगरो डिजीज दोनों वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई थी। तो इंट्रोड्यूस की जाने वाली जो है आपका गेहूं की कौन सी वैरायटी थी। तो साथियों आपका सोनेरा 63, सोनेरा 64, लरमा रोजो, ये वर्मा नहीं है लरमा है, लरमा रोजो तीसरा ऑप्शन है आपका लरमा रोजो। और चौथा ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त सभी होगा, कौन सा है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सभी के सभी हैं, सोनोरा 63, 64, लरमा रोजो, ये सारी की सारी जो वैरायटीज है किसमें हैं, ये आयातित की गई थी या इनको इम्पोर्ट किया गया था, या कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न है, गेहूं की एक जीन बौनी किस्म है। तो गेहूं की जो वन जीन जो है आपकी डॉर्फ वैरायटी है। तो साथियों पहला ही ऑप्शन सही है, सोनालिका जो है आपका गेहूं की एक जीन और बौनी वैरायटी है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोनालिका। अगला प्रश्न है कि गेहूं की बौनी किस्म में बीजों की गहराई रखते हैं, यानी डेप्थ कितनी रखी जाती है। बौनी है यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
गेहूं की बौनी किस्म यानी ड्वार्फ वैरायटी की बात कर रहा है, तो गेहूं की बौनी किस्म में बीज की गहराई यानी डेप्थ कितनी रखी जाती है? तो साथियों ये रखी जाती है 4 से 5 सेंटीमीटर। और सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो डेप्थ रखी जाती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगला प्रश्न है कि गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि है। तो गेहूं के बीजों की हम जो बुआई करते हैं वो सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है? तो साथियों सीड ड्रिल से जो बुआई करते हैं इसे माना जाता है, या सीड कम फर्टी ड्रिल से करते हैं ये एक अच्छी या कह सकते हैं सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, या डिबलिंग द्वारा करते हैं या ब्रॉडकास्टिंग द्वारा करते हैं? तो साथियों सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीड कम फर्टी ड्रिल। ठीक है, सीड के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो सीड कम फर्टी ड्रिल जो है आपका ये गेहूं की बुआई की श्रेष्ठ विधि माना जाता है। तो साथ साथ बुआई भी करते रहते हैं और फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इस मेथड को हम गेहूं की बुआई की श्रेष्ठतम विधि मान सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न है। तो साथियों कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? तो साथियों ऑप्शन थोड़ा प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें मिस्टेक क्या हो गया है? दरअसल इसमें जो जिन लिखा हुआ है ये जिंक की है, तो जेडन की कमी पाई जाती है। तो जिंक जो है कौन सी फसल में जिंक यानी जेडन की कमी पाई जाती है? तो मक्का में जिंक की कमी देखी गई है, गेहूं में पाई गई है, या फिर धान में पाई गई है? तो धान में तो इसकी कमी से एक प्रॉपर एक डिजीज़ ही होती है जिसको बहुत ही ज़्यादा कॉमन है डिसऑर्डर, जिसे आप कहते हैं क्या बोलते हैं, खैरा डिजीज़, है कि नहीं? तो इसके बारे में तो बहुत सारे साथियों को पता है। तो मक्का है, गेहूं है, धान है, तो साथियों ये सारी के सारे हैं, इनमें सब में जो है जिंक डिफिशियंसी देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी मेज़ की बात करें या फिर हम वीट की बात करें या फिर हम पैडी की बात करें, ये सारी की सारी फसलें हैं, क्रॉप हैं, इनमें जिंक डिफिशियंसी देखी गई है। इन सभी में जिंक की डिफिशियंसी देखी गई है, तो उपयुक्त सभी आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट हमारे 20 MCQs टाइप के क्वेश्चंस। बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही हम कुछ नए क्वेश्चंस कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।